नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सर्वेश यादव। दोस्तों, जो हमने मूल विधि की श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसी वीडियो को हम आज आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे इस श्रृंखला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया कि भारतीय दंड संहिता क्या है या भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता क्या है। आज उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले हम भारतीय दंड संहिता पढ़ेंगे, फिर हम दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ेंगे। यानी कि पहले हम आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीआरपीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज दोस्तों अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जबकि हमने पिछली वीडियो में भी अध्याय 1 के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन रिवीजन के रूप में हम इसको साथ लेके चलेंगे ताकि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 23 तक हम सभी धाराओं को अच्छे और सरल तरीके से समझ सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि यह वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, तो आपके पास बेहतर समय है दोस्तों इस मूल विधि को अच्छे तरीके से तैयार करने का। तो आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो हम बात करते हैं अध्याय 1 की, जिसमें धारा 1 से लेकर धारा 5 तक के बातों का वर्णन किया गया है, उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अध्याय 1 का धारा 1 बताता है दोस्तों कि आईपीसी संहिता का नाम क्या होगा, वह विस्तार क्षेत्र क्या होगा। धारा ये एक यह स्पष्ट करता है कि जो आईपीसी 1860 का प्रावधान किया गया है, इसमें संहिता का नाम व विस्तार क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि आईपीसी को हम भारतीय दंड संहिता 1860 के रूप में जानते हैं, और इसका एक उपनाम भी है जिसको हम ताज-ए-राते हिंद के नाम से जानते हैं। और जो धारा शब्द लिया गया है दोस्तों, धारा शब्द का उल्लेख भी दफ़ा के रूप में किया गया है। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आपसे धारा का उपनाम पूछा जा सकता है कि धारा को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो दफ़ा के नाम से जानते हैं। आईपीसी 1860 या भारतीय दंड संहिता 1860 को किस उपनाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं ताज-ए-राते हिंद। तो याद रखिएगा दोस्तों, धारा 1 में संहिता का नाम व विस्तार क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में आईपीसी 1860 लागू है। इससे पहले दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारतीय दंड संहिता 1860 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों पर लागू होती थी, क्योंकि वर्ष 1932 से लेकर वर्ष 2019 तक जम्मू कश्मीर में आरपीसी कार्य करता था। जो वहाँ पे अपराध होते थे उसके लिए जो दंड का प्रावधान होता था, वहाँ पे आरपीसी के तहत किया जाता था। आरपीसी क्या है दोस्तों? आरपीसी को हम रणबीर पैनल कोड के नाम से जानते हैं। ये रणबीर दंड संहिता है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कार्यरत था। अगर जम्मू कश्मीर में कोई अपराध होता है या कोई ऐसा कार्य होता है जो गैर कानूनी है, तो उसके लिए आरपीसी के तहत ही उनको दंड का प्रावधान किया जाता था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 लागू है। और 1932 से लेकर वर्ष 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सा दंड संहिता था, तो आरपीसी, रणबीर पेनल कोड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं धारा 2 की तरफ। धारा 2 में भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर होने वाले अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को आईपीसी के अनुसार दंड दिया जाएगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के रूप में समझते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं जैसे कोई व्यक्ति, जैसे ये गोला जो है यह भारत का अधिकार क्षेत्र है, इसमें कोई भारतीय नागरिक है, ठीक, और एक बी व्यक्ति है जो भारत के बाहर का नागरिक है या विदेशी नागरिक है। तो यदि भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर भारतीय व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई ऐसा कर्म करता है जो गैर कानूनी है, तो उसे तो दंड आईपीसी 1860 के अनुसार दिया ही जाएगा। लेकिन यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर कोई जुर्म करता है, कोई अपराध करता है, तो उस विदेशी व्यक्ति को भी भारत के भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। इसका उल्लेख धारा 2 में किया गया है। आईपीसी 1860 के धारा 2 में क्या बताया गया है दोस्तों? तो आईपीसी के धारा 2 में यह बताया गया है कि भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर होने वाले अपराध के लिए जो व्यक्ति अपराधी है उसे दंड आईपीसी की धारा के अनुसार ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धारा 3 देखते हैं। धारा 3 में बताया गया है कि भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर किए गए अपराध पर भी उस कृत्य को ऐसा माना जाएगा कि अपराध भारत में हुआ है और जो दंड है वह आईपीसी के अनुसार ही दिया जाएगा। यानी कि सीधा सा मतलब जान लीजिए, यह गोला जो है यह भारत है और यह कोई अन्य देश है जो भारत के अधिकृत क्षेत्र से बाहर है। इसको हम अमेरिका मान लेते हैं, यूएस से लिख लेते हैं, ठीक है। और यह है हमारा इंडिया, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ए अमेरिका चला जाता है और अमेरिका में जाकर वह कोई अपराध करता है, तो इस व्यक्ति के ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वह आईपीसी 1860 के आधार पर ही की जाएगी। और यह माना जाएगा कि जो व्यक्ति ए ने
अमेरिका जाके अपराध किया है वह अपराध भारत में ही हुआ है। तो याद रखिएगा, धारा 3 यह बताता है कि यदि आप भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर भी हैं और कोई अपराध करते हैं तो आपके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसे कि आपने अपराध भारत में किया है, और इसके लिए दंड का प्रावधान आईपीसी में किया जाएगा, आईपीसी के अनुसार ही किया जाएगा। इसी का वर्णन धारा 3 में किया गया है दोस्तों। धारा 4 देखते हैं दोस्तों। धारा 4 में भारतातीत क्षेत्र का वर्णन किया गया है, यानी कि भारत की सीमा से बाहर किसी जलयान, वायुयान आदि पर अगर कोई अपराध होता है तो उस पर जो दंड का प्रावधान होगा वह आईपीसी के अनुसार ही किया जाएगा। दोस्तों इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि भारत की सीमा से बाहर किसी जलयान, वायुयान आदि पर हुआ अपराध, यानी कि मान लीजिए ये भारत है और भारत की समुद्र सीमा यहाँ तक है, कोई स्थान बी है, ये भारत की समुद्री सीमा है या वायुयान की सीमा है, और ये ए है हमारा भारत। तो यदि ए से लेके बी के बीच में कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में अगर होता है, कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर अपराध करता है तो उसे आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, चाहे वह अपराध जलयान में हो या वायुयान में हो। ऐसे कोई भी अपराध जो भारत की सीमा से बाहर हो लेकिन वह भारत के समुद्री सीमा और वायुयान सीमा के अंतर्गत आते हों तो यह भारतातीत क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और धारा 4 के द्वारा ही उसे दंड का प्रावधान किया जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत की टेक्नोलॉजी सिस्टम को केंद्र बनाकर नुकसान पहुंचाना। सीधा सा मतलब साइबर क्राइम से है आपका। यदि कोई भारतीय व्यक्ति साइबर क्राइम करता है, ठीक है, तो उसे जो दंड दिया जाएगा वह किस आधार पर दिया जाएगा? आईपीसी 1860 के आधार पर। धारा 5 देखते हैं दोस्तों। तो धारा 5 में यह बताया गया है कि आईपीसी में की गई कोई भी बात जो भारत सरकार की सेवा में अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या परित्याग को दंडित करने वाली किसी अधिनियम या उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। सीधे से सरल शब्दों में समझिए कि इस धारा में जितने लोग सम्मिलित हैं उनको आईपीसी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी, यानी भारतीय दंड संहिता उनके उपबंधों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। उनको जो दंड मिलेगा वह भारतीय दंड सेना अधिनियम 1950 के आधार पर दिया जाएगा, चाहे वह सैनिक हो, नौसैनिक हो, वायु सैनिक हो या थल सैनिक हो। उनके सेवा में कार्यरत अधिकारी, सैनिक, जितने भी लोग इस धारा के अंतर्गत सम्मिलित हैं उनको दंड भारत सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत ही दिया जाएगा। आप जानते ही होंगे कि सेना के व्यक्तियों पर कौन सा कानून चलाता है, उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है या उनका जो परिसीमन है वो किसी उच्च पद से निम्न पद में किया जाता है। तो वहाँ पे जो दंड विधान है भारत सेना अधिनियम 1950 में, उसी के आधार पर उनको दंडित किया जाता है। तो याद रखिएगा, धारा 5 में यह बताया गया है कि सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिकों पर विद्रोह और परित्याग में दंडित करने वाली जो अधिनियम है उस पर भारतीय दंड संहिता 1860 किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगी, या ऐसा कह सकते हैं कि उस पर लागू नहीं होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 1 हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन यह एक रिवीजन था। अब बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 में हम जानते हैं कि धारा 6 से लेकर धारा 52 का तक वर्णन किया गया है। इसको हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे दोस्तों। आज जो हम पढ़ेंगे धारा 6 से लेकर धारा 21 तक के प्रावधानों को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 21 के बाद धारा 22 से लेकर धारा 52 का के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों धारा को पूरी तरह से आसानी से तुरंत खत्म करना तो संभव है नहीं, क्योंकि धारा का विस्तार 511 धाराओं में है। तो इसीलिए हम पार्ट में करके इसको पूरा करेंगे, लेकिन हम सभी धाराओं पे दृष्टि डालेंगे और सभी को पढ़ेंगे और उनको याद करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं धारा 6 क्या बताता है दोस्तों। धारा 6 में वर्णन है कुछ विशेष उपबंधों का जो अन्य आपराधिक धाराओं जैसे कृत्य पे लागू नहीं होते। इसका सीधा सा मतलब है कि धारा 6 में उन अपराधों का उपबंध किया गया है जिसके कारित होने से दंड नहीं मिलता अथवा अपराध के लिए माफ़ी का प्रावधान है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि कोई ऐसा अपराध जो पहले से तय नहीं किया गया है कि मुझे यह अपराध करना है, वह गलती से हो जाए, तो ऐसे केस में उस अपराध के लिए क्या दंड का प्रावधान होगा या उसे माफ़ी का प्रावधान दिया जाएगा, इसी का उल्लेख आईपीसी की धारा 6 में किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में आप जान सकते हैं कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसकी जो विस्तृत वर्णन है दोस्तों हम धारा 82 में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में धारा 6 में हम इसको कह सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य जो पहले से पूर्व नियोजित नहीं है वह एकाएक हो जाए, अचानक हो जाए, आकस्मिक रूप से हो जाए, जिसमें आपकी कोई भी मनोचित दशा शामिल ना हो, तो फिर ऐसे सभी अपराधों के लिए दंड दिया जाएगा या माफ़ी दी जाएगी, उसका प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत किया गया है। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ, धारा 7।
एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, सीधा सा मतलब समझिएगा कि हर पद जिसका स्पष्टीकरण भारतीय दंड संहिता 1860 के किसी भी भाग में दिया गया है, उस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग होगा। सीधा सा मतलब जानिए कि इस संहिता में जितने भी पदों का वर्णन किया गया है और जिस तरह से उनको परिभाषित किया गया है, उसी के अनुरूप उनको दंड का प्रावधान किया जाएगा। यही बताता है हमें आईपीसी की धारा 7। अगला है दोस्तों धारा 8। धारा 8 में लिंग को परिभाषित किया गया है कि कोई भी पुल्लिंग वाचक शब्द आईपीसी में जहां भी प्रयोग किया गया है वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वह नर हो या नारी। ध्यान से समझिएगा कि कोई भी पुल्लिंग वाचक शब्द, यानी कि कोई भी शब्द जो पुल्लिंग है, यदि आईपीसी में कहीं भी प्रयुक्त किया गया है तो वह नर व नारी पर दोनों पर लागू होंगे। यह नहीं कि यदि वहाँ पे पुरुष लिख दिया गया है तो वह सिर्फ पुरुष के लिए ही वर्णित होगा। यदि कहीं मानव शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो मानव नर व नारी के रूप के लिए समान रूप से लागू होगा। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है कि विधि के लिए सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह नर हो या नारी। उसी के आधार पर यह जो धारा 8 है वह यह स्पष्ट करता है कि पुल्लिंग वाचक शब्द आईपीसी में जहां भी प्रयोग किया गया है वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह नर हो या नारी। धारा 9 देखते हैं दोस्तों। तो धारा 9 में वचन को परिभाषित किया गया है कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। सीधा सा समझिएगा कि वचन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है धारा 9 में कि जब तक स्पष्ट रूप से यह पता ना चले कि जो एक वचन शब्द है वह बहुवचन के अंतर्गत आ रहा है या बहुवचन द्योतक शब्दों का जो प्रयोग है वह एक वचन के अंतर्गत आता रहेगा। सीधा सा मतलब समझिए, जब आप एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में कर सकते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन होते हुए भी हम उनका प्रयोग एक वचन के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो फिजिक्स एक ऐसा शब्द है जिसको हम एक वचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ये इसके लास्ट में हम जानते हैं जो ग्रामर का परिभाषा होता है, किसी के लास्ट में यस या ईएस लग जाए तो वह प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। लेकिन फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, ये सब अपवाद हैं, क्योंकि यह बहुवचन दिखते हैं लेकिन इनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। ऐसे कई शब्द हैं हिंदी के जो दिखने में एक वचन लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप प्राण लिख सकते हैं। प्राण एक ऐसा शब्द है जो दिखने में तो लगता है एक वचन, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। तो दोस्तों धारा 9 हमें यह स्पष्ट करता है कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल ऐसा ना प्रतीत हो, हम एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन को रख सकते हैं और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन को रख सकते हैं। बढ़ते हैं धारा 10 की तरफ। तो धारा 10 में पुरुष और स्त्री की व्याख्या या परिभाषा दी गई है। अब पुरुष क्या है, तो पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। सीधा सा मतलब दोस्तों कि आईपीसी में जहां भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वह किसी भी उम्र के, चाहे वह 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक के बीच में कोई भी पुरुष है, कोई भी मानव पुरुष है, तो वह सबके लिए समान है। यानी पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक होगा और जो स्त्री शब्द है वह किसी भी आयु की मानव नारी, यानी 1 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक की जो भी लड़की होगी उसे हम स्त्री के अंतर्गत ही रखेंगे। तो जहाँ जहाँ आईपीसी में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है वह किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और जहाँ जहाँ आईपीसी में स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है वह किसी भी आयु वर्ग के मानव नारी का द्योतक होगा। धारा 11 में दोस्तों व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है कि व्यक्ति कौन होता है। तो कोई भी कंपनी, फैक्ट्री या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि व्यक्ति कौन हो सकता है, तो व्यक्ति कंपनी भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकता है या व्यक्ति निकाय भी हो सकता है, भले वह निगमित हो या नहीं। तो ध्यान रखिएगा धारा 11 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। एक बार हम फिर से धारा 6 से देख लेते हैं दोस्तों ताकि हमें कुछ भूले ना। धारा 6 में क्या बताया गया है दोस्तों, तो धारा 6 में विशेष उपबंधों के बारे में बताया गया है जो अन्य आपराधिक धाराओं के कृत्य में लागू नहीं होते। यानी कि उन अपराधों के लिए का उपबंध जिसके कारित होने पर दंड मिलेगा या
क्षमा मिलेगी, अब माफ़ी मिलेगी, उसका प्रावधान धारा 6 में किया गया है। धारा 7 में स्पष्टीकृत पद का भाव बताया गया है कि इस संहिता में जितने भी पद का वर्णन है उनको जो दंड मिलेगा उस पद के आधार पर ही दिया जाएगा। धारा 8 में लिंग को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि पुल्लिंगवाचक शब्द आईपीसी में जहां भी प्रयोग किया गया है वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वह नर हो या नारी। धारा 9 में वचन के बारे में बताया गया है कि जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आएगा और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आएगा। धारा 10 में पुरुष और स्त्री की व्याख्या की गई है, परिभाषा दी गई है कि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक होगी। धारा 11 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है और व्यक्ति कौन है? कोई भी कंपनी, फैक्ट्री या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 12 क्या है दोस्तों? धारा 12 में लोक की परिभाषा दी गई है कि लोक किसे कहेंगे। हम लोक सेवक जानते हैं, लोक सरकार जानते हैं, तो लोक है क्या, इसी को धारा 12 में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों लोक क्या है? लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। इसको सरल शब्दों में समझिए, इसका कोई भी वर्ग हो या कोई भी समुदाय हो वह लोक के अंतर्गत आएगा। यानी कि यदि कहा जाए कोई भी वर्ग ले लीजिए आप, दलित वर्ग ले लीजिए, ओबीसी वर्ग लीजिए, वह सब किसके अंतर्गत आएंगे? वह सब लोक के अंतर आएंगे। लोक क्या है, इसी को परिभाषित किया गया है धारा 12 में। आइए बढ़ते हैं धारा 13 की तरफ। धारा 13 में दोस्तों क्वीन की परिभाषा दी गई थी, जिसे विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निश्चित किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, धारा 13 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। मैंने देखिए क्रॉस भी कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि इसको निश्चित कर दिया गया है। तो जहाँ जहाँ धारा के नीचे आपको क्रॉस का साइन मिलेगा उसका सीधा सर समझिएगा कि इस धारा को निश्चित कर दिया गया है। लेकिन मैंने इसको इसलिए स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा किस धारा को निश्चित किया गया और आपके पास 12, 14, 10, 9, 13 ऑप्शन में हो तो आप वहाँ पे धारा 13 लगा सकते हैं। ठीक है, तो धारा 13 में क्वीन की परिभाषा दी गई थी, जिसे विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा निश्चित कर दिया गया। धारा 14 में दोस्तों सरकार का सेवक कौन होगा यह बताया गया है। तो सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए व्यक्ति सरकार के द्योतक हैं, सेवक हैं। यानी कि सीधा सा मतलब समझिएगा, सरकार का सेवक कौन होगा? सरकार का सेवक वह व्यक्ति होगा जो सरकार के प्राधिकारी के द्वारा या उसके अधीन हो या भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिया गया हो, उसको नियुक्त किया गया हो, या वह कोई नियोजित किया गया व्यक्ति है जो सरकार के अधिकृत है या सरकार के अधीन कार्य करता है, वह सरकार का सेवक है। ठीक है दोस्तों, धारा 15 को निश्चित कर दिया गया है। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया को परिभाषित किया गया था, इसे भी विधि अनुकूलन आदेश 1937 के द्वारा निश्चित कर दिया गया। धारा 16 में भारत सरकार के बारे में वर्णन था, जिसे विधि अनुकूलन आदेश 1937 के द्वारा ही निश्चित कर दिया गया। तो धारा 13, धारा 15, धारा 16 को निश्चित कर दिया गया है। किसके आधार पर? धारा 13 को विधि अनुकूलन आदेश 1950 के आधार पर, जबकि धारा 15 व 16 को विधि अनुकूलन आदेश 1937 के आधार पर निश्चित कर दिया गया है। धारा 17 देखते हैं दोस्तों। धारा 17 में सरकार की परिभाषा दी गई है। तो सरकार की परिभाषा का सीधा सा मतलब है कि आईपीसी में जहाँ कहीं भी सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ या तो केंद्रीय सरकार होगा या किसी भी राज्य के सरकार का अर्थ होगा। यानी कि आईपीसी में जहाँ भी सरकार शब्द प्रयुक्त हुआ है या तो उसका संदर्भ केंद्रीय सरकार से होगा या किसी विशेष राज्य के सरकार से होगा। धारा 18 में क्या बताया गया है दोस्तों? तो धारा 18 में भारत की परिभाषा बताई गई है कि भारत क्या होगा। तो सीधा सा समझिएगा कि भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश या भारत के राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। धारा 18 में भारत के 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है और जो अर्जित क्षेत्र हैं उनका भी वर्णन मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बारे में कहाँ बताया गया है, तो धारा 18 में बताया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य व संघ शासित प्रदेश या भारत के राज्य क्षेत्र के अभिप्रेत क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। आपको पता है वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख है और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा लक्षद्वीप है। यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का वह लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। धारा 19 देखते हैं। धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है कि कौन सा व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएगा। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो विधि के द्वारा न्याय के लिए आबद्ध होंगे वह न्यायाधीश कहलाएंगे। यानी कि विधि ने जिसको नियुक्त किया है दूसरों को न्याय दिलाने के लिए वो सभी व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। और 19 के बाद जब धारा 20 पढ़ते हैं तो धारा 20 में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। याद रखिएगा, जिस प्रकार हम अनुसूचियों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले अनुसूची 2 में हम वेतन का प्रावधान, वेतन व भत्ते का प्रावधान पढ़ते हैं। जब हम धारा अनुसूची 3 पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मनोनीत सदस्यों का या प्रतिनिधियों का जो शपथ ग्रहण प्रावधान है वह कैसे है। पहले वेतन लेते हैं फिर शपथ ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार धारा आईपीसी की धारा 19 में पहले न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है, फिर न्यायाधीश कहाँ पे होंगे, कहाँ पे उनका आश्रय होगा, न्यायालय की परिभाषा दी गई है। तो धारा 20 में बताया गया है कि न्यायालय शब्द का संबंध उस न्यायाधीश निकाय से है जिसे विधि के द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है। यानी कि न्यायालय वह होगा जिसमें न्यायाधीश विधि के अनुसार न्याय करेगा। यानी कि न्यायाधीश का निकाय जो विधि के द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है वही क्या होगा, न्यायालय होगा। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि मद्रास संहिता 1816 के विनिमय 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। मद्रास संहिता 1816 के विनिमय 7 में यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत जो भी कार्य करने वाली पंचायत होगी, जो वादों का विचारण करेगी और सही फैसला सुनाएगी, वही न्यायालय होगा। बढ़ते हैं धारा 21 की तरफ। आईपीसी की धारा 21 लोक सेवक का उपबंध करती है। वह यह स्पष्ट करती है कि कौन सा व्यक्ति लोक सेवक होगा, किन किन व्यक्तियों को लोक सेवक के रूप में जाना जाएगा। इसी का उपबंध धारा 21 में किया गया है। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख उपबंध जिनके अनुसार लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। तो बढ़ते हैं। जो व्यक्ति निम्नगत वर्णनों में से किसी एक में सम्मिलित हो वह लोक सेवक होगा। कुल 12 उपबंध थे दोस्तों, जिसमें से कुछ प्रमुख उपबंधों का ही जिक्र किया गया है। बाकी उपबंधों के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि लोक सेवक को अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें लोक सेवक का पूरा वर्णन होगा कि कौन कौन से उपबंध हैं लोक सेवकों के लिए। तो आइए देखते हैं आज में। तो पहला जो है कंडीशन दोस्तों कि वह भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर। यानी कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना में जो भी अधिकारी, जो भी सैनिक कार्यरत है वह लोक सेवक कहलाएगा। दूसरा है न्यायाधीश और सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी व्यक्ति जो न्यायालय का सदस्य हो। यानी कि न्यायाधीश के सहित, न्यायाधीश के साथ जो व्यक्ति न्यायालय में नियुक्त है या सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्य है न्यायालय का, वह सभी लोक सेवक के रूप में जाने जाएंगे। तीसरा कंडीशन बताता है कि हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो वह लोक सेवक होगा। ये तीसरा कंडीशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि लोक सेवक कौन होगा, जो वेतन उठाता है, जो पारिश्रमिक उठाता है या किसी अन्य रूप में भारत सरकार की सेवा में कार्यरत है। तो ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति सरकार की सेवा या वेतन में हो, यानी कि सरकार के द्वारा उसे वेतन दिया जाता हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से कोई फीस लेता हो या कमीशन के रूप में अपनी पारिश्रमिक पाता हो, वह सभी लोक सेवक कहलाएंगे। इसी का सेकंड भाग क्या कहता है कि वे समस्त स्थानीय प्राधिकारी अथवा केंद्र या प्रांत या राज्य जो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, ये सभी सरकारी कंपनियों की सेवा या वेतन में हो वो सभी लोक सेवक होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है, यदि वह ऐसी किसी भी सरकारी कंपनी की सेवा में हो या ऐसी किसी भी कंपनी का वेतन प्राप्त करता हो, वह सभी लोक सेवक होंगे। ध्यान रखिएगा, इसका जो दूसरा भाग है वह क्या बताता है कि स्थानीय प्राधिकारी अथवा केंद्र या प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी या वेतन में अपना हिस्सा रखता हो। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो नगर पालिका का आयुक्त होता है वह भी एक लोक सेवक है। ठीक है,
धारा 21 में कुछ संशोधन भी था राज्यों का, उसी के बारे में हम देख लेते हैं। यह संशोधन राजस्थान में हुआ था, जो कि प्रभावी हुआ था 1993 से। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कि धारा 21 में क्या राज्य संशोधन हुआ था। तो राजस्थान में क्या बताया गया था दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 राजस्थान में यथा प्रयोज्य खंड के पश्चात निम्नलिखित नवीन खंड जोड़े गए। धारा 21 में ही इन खंडों को जोड़ा गया। अब देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो किसी विधि के अंतर्गत अनुमोदित अथवा मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा को संपादित कराने के लिए और उसकी देखरेख करने के लिए किसी लोक निकाय द्वारा नियुक्त हुआ व्यक्ति है, वह भी लोक सेवक कहलाएगा। एक स्थानीय प्राधिकारी वह है, और यह 11 फरवरी 1993 से ही प्रभावी है। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे बदलाव आया है शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे वैसे कई बदलाव हुए हैं। पहले परीक्षाएं ऑफलाइन होती थीं, अब ऑनलाइन होती हैं। तो ऐसे सभी एजेंसीज़ जिनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है या सरकार ने उन्हें देख रेख करने के लिए कोई मद उपलब्ध कराया है, वो सभी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उन्हें विधि के अंतर्गत ही अनुमोदित किया गया है या मान्यता कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी विधि के अंतर्गत अनुमोदित अथवा मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा को संपादित कराने के लिए और उसकी देख रेख करने के लिए किसी लोक निकाय द्वारा नियुक्त हुआ व्यक्ति है, वह भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मूल विधि से संबंधित सभी वीडियोस आपको ऐसे ही प्राप्त होते रहेंगे। तो जितना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं, जोड़ते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।